हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 7 कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ, यानी यहाँ पे जो संपत्ति हुआ करती थी उसमें कैसे भागीदारिता हुआ करती थी उसके बारे में देखेंगे, और समाज में इसकी क्या एक तरीके से रूपरेखा थी। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि पहले जैसे हम लोगों ने देखते आए हैं कि जो वेल्थ है वो बहुत मैटर किया करती थी। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, तो वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखा सकता था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आपके पास वेल्थ है, पावर है, पैसा है, लेकिन उसके बाद भी लोग आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे क्या कारण हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्या है, हम एक टेक्स्ट देखेंगे जो आपकी एंशंट तमिलकम है। तमिलकम मतलब आपका जो एक तमिल संगम हुआ करता था ना, जो चोलास, चेरास, पांड्यास, तो उनके जो पोइट्स हुआ करते थे अपने राजा का व्याख्यान करते थे, अपने राजा की बड़ाइयाँ करते थे, तो उसको उस जो टेक्स्ट लिखे जाते थे उनको तमिलकम भी बोला जाता था। ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ राजाओं के बारे में भी देखेंगे, कुछ चीफ्स के बारे में भी देखेंगे कि जो साउथ में एक तरीके से क्या होता था कि अगर आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, लोगों के भले के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, तो लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। नहीं तो आपके पास कितना भी पैसा है लेकिन वो पैसा किसी के काम नहीं आ रहा है, सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, तो लोग जो है उसको वैल्यू नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साउथ में 2000 साल पहले जो है बहुत सारे चीफडम्स हुआ करते थे। जैसे आपका चोला, चेरा, पांड्यास जो है ना, ये चीफडम्स ही हुआ करते थे। तो वहाँ पे जो राजा हुआ करता था ना, वो अपने दरबार में एक बार्ड को रखता था। बार्ड का मतलब क्या होता है, एक पोइट को रखता था। और वो पोइट है, वो कवि जो है, वो क्या करता था, उसके सारे अच्छे अच्छे गुणों का व्याख्यान करता था, है ना, प्रशस्ति लिखता था, यानी सारी उसकी तारीफें लिखता था। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि राजा को प्रेज करना जरूरी होता था समय समय पे, है ना, जिससे क्या है उसको पता लगता था कि हाँ मैं लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो है हमें तमिल संगम में देखने को मिली हैं, जहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिकल रिलेशनशिप जो है वो दिखाए गए हैं। हमें जो तमिल संगम टेक्स्ट है ना, इसमें दिखाया गया है कि जो सोशल और इकोनॉमिकल रिलेशनशिप हुआ करते थे, तो वो समाज में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया करते थे। लोगों के बीच में जो गरीबी और अमीरी का जो फ़र्क होता है ना, उसको दर्शाते थे। ये बहुत अच्छा इन्होंने चित्रण किया है तमिल संगम के अंदर, राइटर्स ने, पोइट्स ने। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जिसके पास सारे संसाधन हैं, जो अपने सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करके रखता है, तो उसको शेयर भी करना चाहिए। यानी अगर एक राजा है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, है ना, तो उसको अपनी प्रजा को दान भी करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सोर्स नंबर 14 की। इसका नाम है द पुअर जनरस चीफ। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो चीफ है वो पुअर जरूर है लेकिन बहुत काइंड है, बहुत ही जनरस है। उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिशन दे रखा है पुनरारुलु। तो यहाँ पे क्या है, जो बार्ड है, बार्ड का मतलब होता है कवि, जो आपके पोएट्स होते हैं। तो ये किस तरीके से अपने राजा के बारे में, अपने चीफ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसका व्याख्यान कर रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो राजा है उसके पास इतनी वेल्थ तो नहीं है, जो चीफ है उसके पास इतनी वेल्थ तो नहीं है कि वो हर रोज लोगों पे धन लुटाए, लेकिन जितना भी है उसके पास वो उसको मना भी नहीं करेगा। यानी एक अच्छा राजा होगा, एक दानी राजा होगा, तो वो कभी मना नहीं करेगा। आपके जो चीफ होंगे वो कभी मना नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बता रहा है कि उसके पास ना होने के बाद भी वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे जैसे बताया कि वो कहाँ रहता है, ईरानताई में रहता है। ईरानताई एक जगह है, वो बहुत ज़्यादा जनरस है। ये अपने चीफ के बारे में बता रहा है, कोई पोएट जो है अपने चीफ के बारे में बता रहे हैं कि ही इज़ एन एनिमी टू द हंगर ऑफ बार्ड। वो अपने जो कवि हैं, अपने जो बार्ड्स हैं, उनको वो बिल्कुल भी भूखा नहीं रख सकता है। और यहाँ पे जो कवि है वो ये भी बोल रहा है कि अगर आप अपनी गरीबी को ख़त्म करना चाहते हो, अपनी पॉवर्टी को समाप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप मेरे साथ आओ और अपने होठों से राजा को प्रेज करो, राजा का गुणगान करो। क्योंकि आप जितना उसको प्रेज करोगे, है ना, तो उतना ही आपके ऊपर खुश रहेगा और उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप क्या है, मजबूर होके दिखा रहे हो, एक तरीके से अपनी गरीबी दिखा रहे हो, अपनी पसलियाँ दिखा रहे हो कि देखिए हम कैसे भूख से सूख गए हैं, तो वो क्या करेगा, वो आपको एक तरीके से मरवा भी सकता है। कैसे मरवा सकता है, क्योंकि वो अपने लोहार, जो आपका जो राजा का ब्लैक स्मिथ है, उसको वो ऑर्डर देगा कि एक शार्प जो स्ट्रेट ब्लेड है ना, उसको तैयार करो, क्योंकि भाला टाइप है ना, तो उसको तैयार करो। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो राजा को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो अपनी गरीबी को दिखा रहे हैं राजा के सामने। तो इससे क्या है ना, राजा को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी प्रजा इतनी दुखी है। तो इसलिए क्या है कि अगर आपको पैसा चाहिए, है ना, तो आप राजा को जितना ज़्यादा प्रेस करोगे तो राजा खुश होकर आपके ऊपर उतना ही लुटा भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसे सोर्स दे रखा है जो एक कवि ने डिस्क्राइब किया है पुनरुलु के अंदर।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि जो आपका बार्ड है ना, जो कवि है, वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज बता रहा है राजा को खुश करने के लिए, क्या दावपेच रच रहा है कि भाई राजा जो है वो किस तरीके से खुश रहे और हमारा भला होता रहे। और जो चीफ हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो अपनी वेल्थ को एक्वायर करने के लिए क्या क्या काम किया करते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताना क्या करते थे। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपका एक स्टैचू है, एक स्कल्पचर है। तो यहाँ पे ये बताया है कि क्या डिफरेंस होते थे चीफ में और उसके फॉलोवर में। तो ये क्या है, ये चीफ है और ये उसका फॉलोवर है। तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट देख सकते हो उनके आकार में ही। और ये जो स्कल्पचर है ये कब का बना हुआ है, ये 2nd सेंचुरी CE का बना हुआ है। कहाँ पे पाया गया है, ये अमरावती में पाया गया है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे हम क्या है, कुछ सामाजिक विषमताओं के बारे में पढ़ेंगे, कुछ सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखते आए हैं कि जो आपके ब्राह्मण्स हैं, उन्होंने जो नियम बना रखे थे, जो नॉर्म्स बना रखे थे, तो उसके अंदर सोशल डिफरेंसेस धीरे धीरे होते चले गए। लेकिन जो बुद्धिस्ट थे ना, वो उनके बिल्कुल खिलाफ थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर इस तरीके की विषमताएं समाज में फैलती रहेंगी तो लोगों को हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, लोगों की जो धारणाएं हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे सोशल इनक्वालिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए बुद्धिस्ट ने कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए, जहाँ पे उनको एक तरीके से रेगुलेट किया जाए, ठीक किया जाए, है ना, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो उसी का ही एक मिथ जो है हम देखेंगे सुत्त पिटाका में, है ना। सुत्त पिटाका क्या है, ये बुक है बुद्धिस्ट की। और यहाँ पे ये 3 पिटाकास हैं एक्चुअली। एक है आपका सुत्त पिटाका, दूसरी है आपकी विनय पिटाका और तीसरी है आपकी अभिधम्म पिटाका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ बुद्धिस्ट नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ मोनेस्ट्री से रिलेटेड, कुछ उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे ना, ये सारे के सारे इन तीनों बुक्स में मेंशन है। तो उसी में एक बुक है सुत्त पिटाका। एक्चुअली पिटाका का मतलब होता है पाली लैंग्वेज में बास्केट। ठीक है, तो जो 3 ये आपकी बास्केट हैं, जो टोकरियां हैं, इनमें क्या ज्ञान है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो एक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सुत्त पिटाका का। इसमें बताया गया है कि जो पहले ह्यूमन बींग्स और वर्ल्ड, ये दोनों ही क्या है, ज़्यादा डेवलप नहीं थे, फुली डेवलप नहीं थे। तो दोनों में चीज़ें जो हैं ये बैलेंस चल रही थी, शांति बनी हुई थी, है ना। नेचर जो है वो हमको चीज़ें प्रदान कर रहा था और हम नेचर को प्रदान कर रहे थे, मतलब एक दूसरे पे हम डिपेंड थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद में हम धीरे धीरे जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरने लग जाते हैं। नीचे मतलब अपनी जो मानसिकता है हमारी, वो चीज़ गिरने लग जाती है, हम अपनी सोच बदल देते हैं और यहाँ पे डिटेरोरेशन शुरू हो जाता है ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, और इंसान जो है वो ग्रीडी बन जाता है, लालची बन जाता है ना, विंडेक्टिव बन जाता है, एक तरीके से बहुत हिंसक बन जाता है। और तीसरा क्या है, डिसीटफुल, यानी आपका कपटी बन जाता है, बहुत ज़्यादा छल कपट करने लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि अगर इस तरीके से इंसान करने लगा है तो हमें कोई ऐसी बॉडी जरूर चाहिए जो एक तरीके से इनको ठीक कर सके, इनको रेगुलेट कर सके, इनको कंट्रोल कर सके। कि जो हमें ऐसे मनुष्य का चयन करना चाहिए जो सही चीज़ों को सही माने और गलत चीज़ों पे अपना गुस्सा दिखाए, है ना। अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको सजा भी दे, अगर कोई निष्कासित करने लायक है तो उसको देश निकाला भी करे, है ना। अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी करे। तो ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो इस तरीके से चीज़ों को रेगुलेट कर सके और डिजर्व कर सके सारी चीज़ों को। ठीक है, हम लोग जो है रिटर्न में प्रोपोर्शन ऑफ द राइस देंगे, क्योंकि राइस जो है वो आपके अन्न देवता है। तो हम रिटर्न में अपने इस मनुष्य को, जो जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, उसको हम ये चीज़ देंगे। तो उस पर्सन को क्या नाम दिया गया, महासम्मता। इसका मतलब है ग्रेट इलेक्ट। तो ग्रेट इलेक्ट का मतलब क्या है, एक महान इलेक्शन किया जाएगा और वहाँ पे ये इलेक्ट होकर आएगा, लोगों के द्वारा चूज करा जाएगा, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा और हम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खुद चुनेंगे। जैसे हम अपने कंट्री में चुनते हैं ना, हम वोट देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उसी तरीके से यहाँ पे भी बोला जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है कि वो एक पोस्ट बैठ जाएगा, राजा की तरह बैठ जाएगा, एक किंगशिप को संभालेगा, है ना। तो उसमें क्या है कि वो हमसे फिर टैक्स भी लेगा, क्योंकि टैक्स किस लिए चाहिए कि वो हमको सिक्योरिटी दे रहा है, वो हमको अपने पास रख रहा है, वो हमारी एक तरीके से हमें सर्विस दे रहा है वो जो पर्सन है। तो हम रिटर्न में उसको क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, उसका भी रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। तो ये चीज़ बताई गई है। इसमें बता रहा है कि समाज में अगर संबंध बनाने हैं तो इंसानों के नेचर का, इंसानों के कर्म का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। उसी के हिसाब से जो है लोग उसको पसंद करते हैं और उसी के हिसाब से चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे चेंजेस का मतलब क्या है कि अगर वो फ्यूचर में कुछ चीज़ें चेंज करना चाहता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं फिर। ठीक है, जैसे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक है हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारता। तो महाभारता के बारे में हमने पहले देख रखा है कि इस चैप्टर में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पे हिस्टोरियंस की क्या राय है महाभारत को लेके, यानी महाभारत की जो बुक है उसके बारे में क्या राय है यहाँ पे हम देखेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर में देखें तो सारे के सारे जो सोर्सेस हमें पाए गए हैं, तो उन्होंने क्या है अपने ये हिस्टोरियंस ने सब कुछ कंसीडर किया है, सारे के सारे एलिमेंट्स उन्होंने कंसीडर किए हैं जो भी टेक्स्ट वगैरह में लिखे गए थे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हिस्टोरियंस हैं वो किन किन चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं जब वो किसी ग्रंथ को या जब वो किसी चीज़ को कंपोज कर रहे होते हैं, तो किन किन चीज़ों का वो विशेष ध्यान देते हैं कि कैसी लैंग्वेज लिखी गई है ना, टेक्स्ट में क्या क्या मेंशन कराया गया है, तो इनको सब असेस करते हैं, उसके बाद फिर चीज़ों को वो कंपोज करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि चीज़ें जो हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखी हुई हैं, पाली लैंग्वेज में भी लिखी हुई हैं, है ना, तमिल में भी हैं। तो ये तीनों जो लैंग्वेजेस थी ये लोकल लैंग्वेजेस हुआ करती थी, और जिसको क्या है हर व्यक्ति जो है वो पढ़ सकता है, लिख सकता है। लेकिन जो संस्कृत होती थी ना, इसको सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे, इसको मतलब वही व्यक्ति पढ़ सकता था जिसको वेदों का ज्ञान है, जो वेदों को पढ़ सकता है। तो यहाँ पे जैसे प्रिस्ट हैं, एरिट्स हैं, इन्हीं को बस राइट हुआ करता था संस्कृत को पढ़ने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कई तरीके के काइंड ऑफ टेक्स्ट जो है हमें देखने को मिले हैं। आपकी जो टेक्स्ट है ना वो किस वे में लिखी गई है, किस रूप में लिखी गई है, यानी आपके मंत्र के रूप में लिखी गई है ना, या आपके श्लोक के रूप में लिखी गई है, या कहानी के रूप में लिखी गई है, तो आपके जो टेक्स्ट हैं वो कैसे लिखे गए हैं, इस पे भी हमारे हिस्टोरियंस जो हैं वो ध्यान देते हैं। कि हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ऑडियंस की इंटरेस्ट के बारे में बात की है कि लोग जो है किन चीज़ों को ज़्यादा सुनना पसंद कर रहे हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा माइंड करते थे। और यहाँ पे क्या है कुछ डेट्स एंड कंपोजिशंस वगैरह भी बताई गई हैं कि वो किस डेट पे लिखे गए हैं, उनमें क्या क्या कंपाइलेशन किया गया है और कौन सी जगह पे किया गया है, ठीक है, और कहाँ पे कंपोज हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं ना वो इतना सब कुछ असेस करने के बाद ही किसी चीज़ को दोबारा से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पे लेकर आते हैं। ठीक है, यानी उसको क्या है दोबारा से एक तरीके से विश्लेषण करने की सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी और है भी, तो इसलिए हमें इसे दोबारा जनरेट करना चाहिए। तो क्योंकि महाभारत जो है ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क रहा है हमारे हिस्टोरियंस के लिए, एक बहुत एक जटिल ग्रंथ रहा है जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं, और लेकिन इसका काम जो है वो इतना ज़्यादा ही टफ भी रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स रहा है, क्योंकि बहुत समय लग गया इसको कंपोज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हिस्टोरियंस की मेहनत जो है ये दिखाई जा रही है कि किस तरीके से वो चीज़ों को पहले देखते हैं, विचारते हैं, सोचते समझते हैं, उसके बाद फिर किसी चीज़ को फ्यूचर में लाने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसको आगे आना ही चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।